Hello, my dear students. Welcome to UGC Net Textbook. I hope the audio video is all fine. So जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस ही किया था जिस दिन हम स्ट्रैटेजी वाला वीडियो लाए थे, आई प्रॉमिस यू गाइस कि मैं आपको कमिंग वीक में बहुत सारी ऐसे वीडियो शेयर करूंगी जिससे कि आपका एक माइंडसेट बिल्डअप होगा कि हमें यूजीसी नेट एजुकेशन अगर क्लियर करना है, क्रैक करना है जेआरएफ इन जून 2026, एग्जैक्ट स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज फॉलो करने से पहले पता होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता कैसा है। ठीक है, सो इवन इफ यू ट्रैवल समवेयर, आप सब जानते हो, जानने की कोशिश करते हो कि यहाँ तक जाने का रास्ता क्या है, कम समय में कैसे पहुंचा जाएगा, बजट फ्रेंडली कौन सा है, कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गोल तक पहुंचना इन सब चीज़ों पर मैटर करता है। तो आज मैं आपके साथ डिकोड करने वाली हूँ यूजीसी नेट एजुकेशन के प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड एनालिसिस को। लास्ट 5 सालों में ये पेपर बहुत बदल चुका है। So I am going to give you one complete blueprint if you are appearing or you are sitting for your 2026 examination based on the last 5 years trend। 2020 से लेकर 2025 तक पेपर बहुत बदल चुका है। अगर आपको, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगा रहे हो और अगर आप 2020 से पहले के पेपर लगा रहे हो, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। हाँ, अगर आप 2020 के पहले के पेपर सिर्फ अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लगाना चाहते हो, लगा लो। बट अगर आप पेपर का प्रिडिक्शन और पेपर का लेवल देखना चाहते हो तो गोइंग बियॉन्ड 2020 विल बी ऑफ नो यूज टू यू पीपल। मेक श्योर आप 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025 के पेपर्स लगा कर जाओ। ये आपको एग्जैक्ट पिक्चर देंगे और इसके लिए मेरी पूरी प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है। उसमें हमने ए टू जी हर एक सेशन को कवर किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 का पेपर हमने करा है, 22 का पेपर किया है, 23 में आपके 3 बार पेपर हुए थे, मार्च, जून, दिसंबर। देन 24 में भी आपके 3 बार पेपर हुए थे, एक बार जून में जो कैंसिल हो गया था, फिर अगस्त में रीनेट और फिर दिसंबर। अब 2025 में आपके 2 बार पेपर हुए थे, जून और दिसंबर। इस सारे हमने कवर करे, बस ये रह गया। सो आप पूरी प्लेलिस्ट को पढ़े, स्टडी करें, रेफर कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए टाइमली। टाइमली करना बहुत जरूरी है भाई, टाइमली तो करना है। चलो, अब देखो एग्जाम बदला कैसे है। पहले क्या होता था, पहले अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैक्चुअल थे। ये पूछ लिया कि कौन सी डिसेबिलिटी का ईयर कौन सा था, पीडब्ल्यूडी में कितनी डिसेबिलिटीज थी, आरपीडीडब्ल्यूडी में कितनी थी, स्ट्रैटिफिकेशन क्या था, स्ट्रैटिफिकेशन क्यों हुआ, कार्ल मार्क्स ने कौन सा स्कूल दिया था, क्रिटिकल पेडागोजी किसने दी। बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और सिलेबस बहुत ही स्टैटिक था। जो दिख रहा था वही आंसर, वही पढ़ के जाना था। सीधी बात है भाई, जो सिलेबस में लिखा है वो पढ़ के चले जाओ, पेपर पास हो। सो अर्लियर इट वाज मोर ऑफ ब्रेन। आपने ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी देखी है, पहले वाली टेक्सोनॉमी वर्क कर रही थी कि आपने रिमेंबर करा, अंडरस्टैंड करा और उसको याद रख लिया। दैट वाज ओनली थिंग दैट यू पीपल नीड टू डू। तभी तो लोग कहते थे हमने 2 महीने तैयारी करी और हमारा पेपर क्लियर हो गया। वो गलत नहीं कहते थे, तब पेपर था ही ऐसा। और हम ना, जमाना तो बदल गया, आगे तो बढ़ गए फैशन में, वही कल्चरल लैग। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि अगर फैशन में हम आगे बढ़ रहे हैं तो पेपर भी तो अपने स्टैंडर्ड में आगे बढ़ रहा है। वहां तो हमने बस ये लाइन पकड़ ली कि लोगों ने कहा था 2 महीने में तैयारी हो जाती है, हम भी 2 महीने में कर लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप देख रहे हो पेपर इज बिकमिंग मोर ऑफ इंटर रिलेटेड। आप एक एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स होंगे और चारों अलग अलग यूनिट से होंगे। सो आप देख रहे हो द पेपर जो है ना वो मशीन की तरह हो गया, एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेटेड होता जा रहा है। अब क्या है, 60 to 70% पेपर जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। आपने जो यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अब आप उसको अप्लाई भी करोगे। दैट इफ यू अप्लाई साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इन टीचर एजुकेशन, हाउ विल TQM benefit in service, which teaching model will be suitable for learning by doing, this particular statement is said by this person, is accepted by this person, you tell me which statement is correct or which is wrong. If this is the teaching method Socratic, क्या वो वाइगॉट्स्की की थ्योरी में बेटर यूज होगा या ब्रूनर की? सो यू हैव अ कॉन्सेप्ट, उस वो तो आपको पता ही होना चाहिए, बट ये भी पता होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट को मैं यूज कहाँ करूँ।
पहले क्या था, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, अब आ गई ब्लूम्स की रिवाइज टेक्सोनॉमी। यू नीड टू क्रिएट समथिंग, क्रिएट मीन्स इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो रियल लाइफ में, कुछ क्रिएशन, उससे जुड़ा क्वेश्चन। पहले था थ्योरी पढ़ना, अब है थ्योरी का एप्लीकेशन। आपके पास जो क्वेश्चन है वो थ्योरी प्लस एप्लीकेशन आ रहा है। Okay, you have Gardner's theory, which particular will be related to which particular stage. पियाजे ने कौन सी जगह पर कौन सा मॉडल दिया, कौन सी स्टेज के अकॉर्डिंग कौन सा कीवर्ड दिया। अब आपको ये भी बताना है कि इस स्टेज पर यही चीज क्यों वर्क करेगी। पहले क्या था, असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन, अब आपसे एग्जाम्पल पूछा जा रहा है असिमुलेशन अकोमोडेशन का। ये एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें एक एग्जाम्पल है, आपको मैच करना है वो असिमुलेशन होगा या अकोमोडेशन होगा। ठीक है, पहले क्या था, एनईपी 2020 से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, अब एनईपी 2020 से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि 6% जीडीपी एलोकेट है या स्पेंडिंग है। बच्चा कंफ्यूज, 6% जीडीपी, ओ ये तो करेक्ट होगा। बच्चा भूल ही गया ये देखना कि इधर इट इज रिटन स्पेंडिंग और इज इट रिटन एलोकेटिंग, दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर 20 to 25% क्वेश्चन आज भी ऐसे हैं जो फैक्चुअल आएंगे, ऐसे वाले आएंगे, बट 20 से 25%। तभी तो आप लोग आके कहते हो मैम वन टाइम स्टडी में ना मेरे 150 मार्क्स 160 मार्क्स बन गए। बेटा वन टाइम स्टडी में आपके फैक्चुअल बेस्ड आंसर्स बने। अब 150 से 210 तक जाने का सफर ना 150 तक आने से ज्यादा मुश्किल था। It was easy for you to score 150, but it will be very difficult for you to move from 150 till 210 because वहां पर ये वाला पार्ट आएगा, एप्लीकेशन इन डेप्थ क्लैरिटी। और इन सब में जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो ये है कि हम पेपर 1 को इग्नोर कर देते हैं। See, if you are not scoring 35, around about 32 to 36 marks, अगर आप यहाँ नहीं ला रहे, preference should be 36 plus marks in paper number 1, तो आपका JRF क्लियर कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से 36 प्लस मार्क्स नहीं ला रहे हो तो वहां पे आप 180 मार्क्स लाओगे क्या। 210 के टारगेट पर जाने के लिए अगर आप यहाँ 36 भी नहीं ला रहे तो वहां आपको 180 मार्क्स लाने पड़ जाएंगे। Do you think it is possible for you to score 200 में से 180 marks? I think it's difficult. It's not that easy. तो अब आप अगर रटने पर और सिर्फ फैक्ट बेस पर फोकस करोगे, आप ये पेपर पार नहीं कर पाओगे। और अब तो आपके पास दिन बहुत कम बचे, उल्टी गिनती चालू हो गई है। एनटीए ने इस बार पहले ही चालाकी करी, आपको कम दिन दिए हैं फॉर्म भरने के लिए, तो वैसे ही आपके पास 50 डेज है। 50 डेज में भी अगर आप ये रट्टाफिकेशन ही करते रहोगे तो आप यही कहोगे कि मैम मेरे 160 तो आ गए, अब क्या करें मैम। एंड प्लीज ओनली पीएचडी के रिजल्ट को लेके कभी खुश मत होना, बिकॉज ओनली पीएचडी में 70% मार्क्स जो वेटेज मार्क्स को मिलती है। एनी हाउ नेट और जेआरएफ के मार्क्स आपसे ज्यादा होंगे, उन्हें आपसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, तो वहां भी कुछ काम नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अब जो पेपर का स्ट्रक्चर है वो भी बदल रहा है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो चेंजिंग। So if I talk about the structure of the paper, that is also totally changing. पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, अब now you have more of questions statement based. लगभग 60% पेपर में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलती है। चार स्टेटमेंट्स होती है, ए बी सी डी। आपको बताना है कौन कौन सी सही है, ए बी सी डी ए बी सी ई। भाई पागल हो जाता है बंदा। और कई बार वो क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स भी चारों अलग अलग यूनिट की दे देते हैं, गिर गए बेहोश। लास्ट टाइम 5 स्टेटमेंट्स थी, पांचों अलग अलग लर्निंग थ्योरी से। एनईपी 2020 की 5 स्टेटमेंट्स, लर्निंग थ्योरीज, कोड्स दे रहे हैं 5, बताओ कौन सी कोड किसने दी, किसकी सही थी। मॉडल्स 5 मॉडल्स, किसने कौन सा सही दिया था, एबीसी बी सी डी। भाई शांत, लेडी भीम शांत। तो ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो भाई इतने बढ़ चुके हैं, पूछो मत। आपका लेंदी पेपर को लेंदी करना है ना, दहशत क्रिएट करनी है, डर का माहौल बना दो, कुछ बड़ा होने वाला है, होगा नहीं। लेकिन बच्चा डर जाएगा, अरे पेपर तो बहुत लंबा है, कैसे कंप्लीट होगा। सो पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट डज नॉट मीन कि आपको पेपर ऑन टाइम खत्म करना है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद भी खुद को ये समझाना है मेरे को आता है, मेरे को सब आता है। अब यहाँ पर सुपर ट्रिक्स काम करती है। सुपर ट्रिक किससे काम करती है, पहली 1-2 स्टेटमेंट्स देखो, जो सही है ढूंढो कौन सी ऑप्शन में वो है, और जो गलत है ढूंढो वो किस ऑप्शन में है, उसको हटाते चलो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन है ए बी सी ई,
ठीक है, ए डी बी। अब आपको पता है ए करेक्ट स्टेटमेंट है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, और आपको मालूम है डी 100% रॉन्ग है, डी यहाँ है, इसको आउट करो, ये करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स अप्लाई करनी है। पहली 2-3 स्टेटमेंट से आपको ये पता लग जाएगा कौन सी परफेक्टली करेक्ट है, कौन सी परफेक्टली इनकरेक्ट है, एंड देन यूज द एलिमिनेशन टेक्निक। दूसरा, आपके पेपर में ना केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। केस बेस्ड का मतलब ये नहीं कि कोई केस स्टडी आएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने पेपर अच्छे से नहीं किया, राहुल का पेपर बहुत बुरा हुआ, बट राहुल ने सारा ब्लेम अपनी टीचर पे डाल दिया। बताओ ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? राम is in the phase where he is not ready to accept the other's point of view. Tell me Ram is which stage of Piaget? ठीक है, so we are giving 100% freedom to the child to decide what he wants to do, how he wants to do. तो ये कौन सा सेंट्रिक मेथड करिकुलम का हो? So you are having a tool जहां पर आपके पास पूरी फ्रीडम है, you do whatever you want to do with the content. Tell me which type of a license it is. Rather than asking you CC0 का क्या काम है, CCBY का काम क्या है, वो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक पूरा केस कि बच्चा सब कुछ कर रहा है and he is only giving the credit. Now you tell me out of these four which is the license. So these are called as your case based questions जो 10 to 15% है. Match the following. भाई हर पेपर में 5+10 के अराउंड 5 to 10 की रेंज है, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस रहते हैं। हर यूनिट से मैच द फॉलोइंग आता है, खासतौर पे यूनिट 2 और यूनिट 10, इन दोनों से तो मैच द फॉलोइंग ने आना ही आना। मतलब इन्होंने तो कसम खा रखी, शपथ हम देंगे ही देंगे मैच द फॉलोइंग, वरना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा विदाउट गिविंग यू द मैच द फॉलोइंग। असर्शन रीजन अब थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। पहले बीच में बहुत ज्यादा असर्शन रीजन आया था, बट एक डाउनफॉल देखने को मिला है यूजीसी नेट में। इफ आई टॉक ऑफ सेट एग्जामिनेशन, तो वहां पर अभी भी असर्शन रीजन लीड कर रहा है, बट यूजीसी नेट में असर्शन रीजन कम हो गया है। लेकिन सेट एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजन के, 20। एंड क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस, आप इसके साथ स्लैश करके लिख लो सीक्वेंस। जैसे क्वेश्चन आया स्प्लिट हाफ के स्टेप्स लगाओ, क्वेश्चन आया फ्लेंडर के स्टेप्स लगाओ, क्वेश्चन आया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट के स्टेप्स लगाओ, क्वेश्चन आया ईयर वाइज क्रोनोलॉजी प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस की आ जाती है, क्रोनोलॉजी फिर से इंक्लूसिव में आ जाती है, बाकी सब जगह सीक्वेंस, कॉल्ड की साइकिल का सीक्वेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सीक्वेंस, पर्ट का सीक्वेंस, देन यू हैव पोस्ट कॉप का सीक्वेंस, स्वॉट का सीक्वेंस। भैया सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी, आई एम टेलिंग यू, अगर आप लास्ट 5 years का पूरा निचोड़ निकालोगे, आपकी स्क्रीन पे लिखा है दिस इज हाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर रेजिंग। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस गिन चुन के पेपर में 15 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, 15 से 20 जो आपके डायरेक्ट होते हैं। इस सब में 15 से 20 क्वेश्चंस ही सिर्फ ऐसे हैं जो डायरेक्ट है, सीधी बात, ये लो सीधी बात, सीधी बात। बट वो हमें सिर्फ हेल्प करते हैं जेआरएफ तक पहुंचने में, बट वो मेन रोल प्ले नहीं करते हैं। मेन रोल प्ले करता है स्टेटमेंट बेस को मास्टर करना, क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस और मैच द फॉलोइंग। और स्टेटमेंट बेस में भी सबसे ज्यादा पता प्रॉब्लम कब आती है, जब वो लिख देते हैं नॉट और इनकरेक्ट। वो कहते हैं फाइंड द नॉट वाला स्टेटमेंट, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज इनकरेक्ट। भाई बच्चे 50% बच्चे कहते हैं मैम हम नॉट पढ़ना भूल गए, मैम इनकरेक्ट नोटिस ही नहीं करा। दैट इज वाई हम प्रैक्टिस कराते। सो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वी डोंट नोटिस नॉट, वी फॉरगेट टू जस्ट रीड द वर्ड इनकरेक्ट, और हम करेक्ट बता के आ जाते हैं। क्लियर? सो पॉइंट इज व्हाट्स द गोल्डन रूल? द गोल्डन रूल इज 70% ऑफ द पेपर डू गेट्स रिपीटेड। अगर आपने लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करे हैं ना, 60 to 70% पेपर आप कर लोगे। ट्रस्ट मी, लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कर लो, 60 to 70% पेपर आप बहुत धाकड़ रूप से कर लोगे। क्योंकि आपको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस ना लिमिटेड है, वो हर साल उन्हीं में से ही रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपने लास्ट 5 साल के कर लिए ना, तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आप कर लोगे, आपको सारे कवर हो जाए। देन मैच द फॉलोइंग, देन केस बेस्ड सिनेरियो, असर्शन रीजन। इसके लिए आपके पास है बूस्टर कोर्स। यहाँ पर बूस्टर में हमारी प्रायोरिटी ही यही क्वेश्चन है। आपको पता है हमारे बूस्टर में ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस बच्चा नोट्स बुक्स पढ़ के भी कर लेता है।
हमारे बूस्टर कोर्स का एसेट ही यही है कि वहां पर मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चंस हम आपको कवर करा रहे हैं, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। हर टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आपको ये 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस दे रहे हैं, हर यूनिट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। और आप अगर एक बार बूस्टर कोर्स देखोगे ना, आप कहोगे मैम वाओ है ये यार, वाओ। ठीक है, तो पॉइंट इज आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो वही है, वो 70% वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बस शक्ल बदल कर। फॉर एग्जाम्पल क्लास मैं ही लूंगी, कभी ऐसे करके, कभी ऐसे करके, कभी बन बना के, कभी कैप पहन के, ठीक है, कभी मफरल पहन के, कभी जैकेट पहन के, मैं ही हूं मैं ही, लेकिन अपना रूप बदल के। रूप बदलने से मैं तो नहीं बदल गई ना, अगर मैं साड़ी पहन लूं, सूट पहन लूं, जीन्स पहन लूं, स्कर्ट पहन लूं, रहूंगी तो मैं हिना मामी ना। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन का जो मुद्दा है वो तो वही रहेगा, एनईपी 2020 का मुद्दा तो नहीं बदलेगा, सिमिलरली पियाजे की थ्योरी भी नहीं बदलेगी, सिमिलरली आपकी कर्ड लुइन की थ्योरीज नहीं बदलेंगी, पर्सनालिटी थ्योरीज नहीं बदलेगी, शेल्डन क्रेस्टमर जिसने जो कहा है वही कहा है, शक्ल बदल जाएगी, रूप बदल जाएगा। ठीक है, ये ना बोल के हु इज फादर ऑफ ट्रेट अप्रोच बोल देंगे, कभी बोल देंगे ऑलपॉट इज द फादर ऑफ डैश अप्रोच। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, एक तरफ ऑलपॉट एक तरफ ट्रेट, फिर कह देंगे कि ऑलपॉट की परिभाषा में पर्सनालिटी की कौन सा टर्म यूज किया गया था। बात तो वही है ना, ऑलपॉट से ही तो क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेट से ही तो आ रहा है, घुमा के कैसे भी पूछ लो। ठीक है, कभी ये कह दिया कि मैं एक लड़का हूं, कभी कह दिया लड़का कौन था, तो भैया यही है, ऐसे घुमा रहे हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, सो सिलेबस डीकंस्ट्रक्टेड इज कि यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर इंक्लूसिव एजुकेशन, यूनिट नंबर 10 इंक्लूसिव, ये आपके प्रायोरिटी होने चाहिए, ये चारों यूनिट आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, जिसमें यूनिट नंबर 1, 3 और आपका 6 ये लेंथी भी है। तो आपका टारगेट होना चाहिए बाय 15th ऑफ मे आपके ये तीनों यूनिट्स डन हो जाए, आपकी प्रायोरिटी ये होना चाहिए, आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए बाय 15th ऑफ मे यू आर डन विद यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट नंबर 6, प्रायोरिटी। फिर सेकंड प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि ये फुल मार्क्स, ये यूनिट फुल मार्क्स, ये यूनिट फुल मार्क्स, आपकी प्रायोरिटी के बाद इन तीनों यूनिट्स में से पूरे नंबर बनते हैं। तो 15 तारीख तक ये, 20 तारीख तक, हाँ आप 5 दिन में ये तीनों यूनिट्स कवर करेंगे। एंड इस बीच में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बेस्ट है, आप जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाओ उतना अच्छा है। रिकमेंडेशंस है, एक चार्ट बना लो हर एक कमीशन के लिए, जो जो रिकमेंडेशन पता लग रही है वहां लिखते चलो। क्लियर? सो मेक श्योर अगर आप ये सब चीजों को फॉलो करोगे, आई एम टेलिंग यू 30th ऑफ मे तक आप डन हो जाओगे अपने पूरे सिलेबस के रिविजन के साथ। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है यू नीड समबडी टू हेल्प यू, सो आई एम टेलिंग यू गो फॉर दिस बूस्टर कोर्स। लाइव क्लासेस है, पूरा बूस्टर कोर्स लाइव देखो, टेस्ट सीरीज है, नोट्स है, पीडीएफ है, जो क्लासेस मिस हो गई हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, पूरा फ्री में मिल रहा है आपको फाउंडेशन कोर्स, पूरा फाउंडेशन कोर्स फ्री में, फाउंडेशन कोर्स फ्री में है, पूरा फाउंडेशन कोर्स, इट्स टोटली फ्री फॉर यू गाइस, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स फ्री मिल रहा है। और आप सुनोगे ना हैरान हो जाओगे, वी आर गिविंग यू 1 मंथ का कोर्स ओनली फॉर ₹1666। आई मीन ये मत कहना कि हम 1600 अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक महीने का ही बूस्टर कोर्स है, एक महीने के ये चार्जेस है, आप एक महीने के लिए बूस्टर कोर्स में इनरोल करो, पूरा बूस्टर कोर्स लाइव लो, असर्शन, रीजन स्टेटमेंट, केस स्टडीज, मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी, सब कुछ हमारे साथ लाइव पढ़ो, समझो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, कोई डाउट्स है हमारे साथ रिजॉल्व करो, सब कुछ बिंदास रूप में हमारे साथ कवर करो, और एक महीने के बाद आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ यूट्यूब पर प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस। तो एक महीने में आपके पास नोट्स भी आ गए, पीडीएफ भी आ गए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो गई, डाउट्स भी रिजॉल्व हो गए, और पूरा बूस्टर कोर्स भी कवर हो गया।
ठीक है। सो अनलेस यू आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द चेंजेस, आप नहीं कर पाओगे, ये जरूरी है। तो प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, जितना हो सके स्टेटमेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ो, समझो, कीवर्ड्स को पढ़ो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 4-4 स्टेटमेंट्स है। बेस्ट टेक्निक मैंने बताया, करेक्ट को आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ठीक है। असर्शन रीजन इज अ 2 स्टेप फॉर्मूला। पहले ये बताओ, 2 स्टेटमेंट्स है, ये दोनों ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू है, फिर देखो क्या ये आपस में रिलेटेड है या नहीं। तो असर्शन रीजन में 2 स्टेटमेंट्स होती है, एक असर्शन एक रीजन। अगर दोनों ट्रू हैं तो प्रॉब्लम आती है ये कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं या नहीं। अदरवाइज ये 2 स्टेप्स है, पहले ट्रू है या फॉल्स। अगर दोनों में से एक ट्रू है एक फॉल्स है, जिंदाबाद, सबसे बढ़िया ये रहता है, इजीएस्ट। बट अगर दोनों सही है, दोनों आपस में रिलेटेड है या नहीं, ये कंफ्यूजन पॉइंट रहता है। ठीक है। देन हमेशा याद रखना, अब रटने से काम नहीं चलेगा, अब चीजों को समझने से काम चलेगा। जितना ज्यादा थ्योरी रिवाइज करोगे, थ्योरी का हर कीवर्ड समझोगे। इसीलिए अब पेड बैच इज अ वंडरफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, इट्स द एक्सेल पावर। क्यों? क्योंकि पेड बैच में हर टर्म को डीपली टीचर में क्लास में समझाती है। ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहे हो, गलती कर रहे हो, बिकॉज लास्ट 5 साल के पेपर से 70% पेपर बस अपनी शक्ल बदल के आ जाता है, मेकअप करके आ जाता है, बेसिकली यही है। ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंटली पूछा जाता है। ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट है, उसको डिफरेंस की फॉर्म में, उसे स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसे मैच द फॉलोइंग में की फॉर्म में डाल के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। So my point will be, cover the heavy units first, practice MCQs and make your cheat sheets. तो अब मैं आपको बता दूं, बूस्टर कोर्स में cheat sheets भी दी जा रही है। तो बूस्टर कोर्स में हम आपको इन्फोग्राफिक्स, पूरे पूरे थ्योरी का रिविजन चार्ट्स दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना आए चीज़ों को समझने में। तो पूरा पूरा बूस्टर कोर्स में एक सीक्वेंस चार्ट, एक क्रोनोलॉजी चार्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना आए once you sit for the examination. That is why our booster course is the best. You are getting everything top notch चीजें एक फिंगर टिप्स पर, सब कुछ अवेलेबल है। Be regular for all the classes. 9:30 AM on the app, 3:30 PM on the YouTube. ये आपकी क्लास के टाइमिंग्स है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। 9:30 AM मैं आपको ऐप पर मिलूंगी, 3:30 PM ऑन यूट्यूब। स्कैन कर लो QR कोड को, ज्वाइन कर लो प्लीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज मैंने एक बार भी नहीं बोला लाइक कर दो, सेशन करा है सबने। एवरीबडी मार्क योर अटेंडेंस। हर एक बच्चे को अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, हर एक स्टूडेंट को अटेंडेंस मार्क करो नीचे फटाफट। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, यही PDF मिलेगा, यू विल गेट ऑल द PDFs हियर। अब होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क ये है, मुझे ये बताओ क्रिटिकल पेडागोजी किसने दिया था। अभी ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, हु हैज गिवन द टर्म क्रिटिकल पेडागोजी। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कर दो। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, गॉड ब्लेस यू। 9:30 AM ऑन द ऐप एंड 3:30 PM ऑन यूट्यूब। बाय बाय।